फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है, रावत रिजाइंस बीजेपी टू हैव थर्ड सीएम इन उत्तराखंड इन 4 मंथ्स। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वो उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें असेंबली में इलेक्ट होना था, लेकिन बहुत ही अनलाइकलीहुड है कि वो इलेक्ट हो पाते क्योंकि पैंडेमिक के चलते इलेक्शंस भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके कारण उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वैक्सीन अलाउड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विमेन में मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो अब इंडिया ने फाइनली अलाउ कर दिया है प्रेग्नेंट विमेन को वैक्सीनेशन के लिए। इससे पहले लैक्टेटिंग विमेन तो अलाउड थी, लेकिन प्रेग्नेंट विमेन को अलाउ नहीं किया गया था। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जिनका ये कहना था कि प्रेग्नेंट विमेन को अलाउ कर देना चाहिए और ये प्रेग्नेंट विमेन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो अपनी इन्फॉर्म चॉइस ले कि वो वैक्सीन लेना चाहती है या नहीं। बाकी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको अलाउ कर दिया है। 12.5 लाख प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स मिसिंग, हरियाणा साउंड सैल्यूट। तो अभी वापस से जब स्कूल खोले हरियाणा में, तो पता चला लगभग 12.5 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने एनरोल ही नहीं किया करंट एकेडमिक सेशन के लिए, जिसके कारण एप्रीहेंशन आए कि शायद उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया हो। तो अगर डिटेल्स देखें तो 12.5 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, तो वो वापस से अपडेट नहीं हुई MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। या तो फी इश्यूज की वजह से, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स की जॉब चली गई होगी पैंडेमिक में, जिसके कारण वो बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, या तो फी इश्यूज की वजह से उन बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है, या तो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट हो गए होंगे। हाउएवर देयर विल बी अदर्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट एज दे हैव नो एक्सेस टू द ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन। तो जो पैंडेमिक हुआ उसके कारण जब लॉकडाउन हुआ, तो जो डिजिटल डिवाइड है रूरल और अर्बन के लोगों के बीच में, तो जो रूरल किड्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे कि स्मार्टफोन्स वगैरह, जिसके कारण उनमें एक डेफिसिट क्रिएट हो गया है नॉलेज का, और उस कारण उन्होंने ड्रॉप आउट किया हो। तो स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज माइट हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू देयर स्टडीज। तो और बाकी उनके पेरेंट्स की जॉब चली हुई, इसलिए वो फीस शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये अप्रीहेंशन है कि इतना ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को ट्रैक करने के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को बोला है कि आप सोशल मीडिया डिटेल्स को कलेक्ट करो। तो दिल्ली हाईकोर्ट डायरेक्टेड दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आप स्पेशल सेल बनाओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को ट्रैक करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए। साथ ही दिल्ली पुलिस को बोला कि आप डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम बनाओ जिसमें कि आप व्यू कर सको डिजिटल डेटा बहुत सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, टेलीकॉम कंपनीज का, बैंक्स का। तो डिजिटल सर्विलांस टीम बनाई जाएगी दिल्ली पुलिस की, और वो आए रखेगी सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर की, जो भी डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं। तो दिल्ली पुलिस और सीबीआई ये सारी चीजें करेगी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को ट्रेस करने के लिए। तो कोर्ट का ये व्यू है कि अगर कोई भी पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो ये सीरियस ऑफेंस होता है आईपीसी के अंदर, जो कि 174A के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को बताया जाता है। तो ये पनिशेबल होता है 3 से लेकर 7 साल तक। उसके बाद भी हम देख रहे हैं दिल्ली में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें ट्रैक नहीं किया जाता। ये सारी चीजें जिसके लिए अब डेडिकेटेड सेल बनाई जाएंगी उनकी डिजिटल ट्रैकिंग के लिए, ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके प्रोक्लेम्ड पर्सन और ऑफेंडर्स को। और नेक्स्ट न्यूज पर चलता है। इसमें ये गवर्नमेंट इम्पोजेस स्टॉक लिमिट्स ऑन पल्सेस टिल अक्टूबर टू स्टॉप होर्डिंग। तो अभी पल्सेस के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पल्सेस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो फेस विद द कांस्टेंट राइज इन रिटेल प्राइस ऑफ पल्सेस और मॉनसून शावर्स के बाद भी जो लॉन्ग गैप है, उसके बाद खारिफ सोइंग शुरू हो गई, तो अभी भी इसमें भी कास्टिंग है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सेंटर ने फ्राइडे को बोल दिया है कि वो अब स्टॉक लिमिट लगा रहे हैं सारे पल्सेस पे, सिर्फ मूंग को छोड़कर। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट ऑर्डर आया, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पेसिफाइड फूड स्टॉक्स ऑर्डर 2021, जिसमें होलसेल और ट्रेडर सिर्फ 200 टन का स्टॉक कर सकते हैं और एक टाइप की 100 टन से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, while retailers can stock maximum 5 tons. So in March, April, the government had asked states and union territories to take stock of pulses with the traders. While this failed to have a cooling down effect, the center shifted the import policy. अब इससे cooling down effect आई नहीं है, उसके लिए सेंटर ने एक और import policy को शिफ्ट किया है, जिसमें म्यांमार के साथ भी हमारा MOU है 5 साल का, उसको हैव बीन साइंड विद म्यांमार, ताकि हम एनुअल इंपोर्ट कर सकें म्यांमार से 2.5 LMG ऑफ उड़द एंड 1 LMG ऑफ तूर, विद मलावी फॉर एनुअल इंपोर्ट ऑफ 1 LMG ऑफ तूर एंड MOU विद मोजाम्बिक। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने MOU कर रखा है ताकि हम पल्सेस इंपोर्ट कर सके अगर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन राइज होने लग जाए। तो फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर पल्सेस ऑफ ट्रेडेड आइदर अबव और वेरी नियर। तो ज्यादातर हम देखते हैं जो MSP जो पल्सेस का होता है उसके आसपास ही मार्केट में बिकती है, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है। डिमांड तो पल्सेस की ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई उसकी बहुत कम होती है। और फिर अपने इकोनॉमिक सर्वे में कॉप वेब फिनोमेना के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसके कारण पल्सेस में हमें ज्यादातर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ट्रेड सोर्सेस कॉल द डिसीजन टू इम्पोज स्टॉक लिमिट शॉकिंग। तो ये सारी चीजें हैं, तो फिर अभी इन्फ्लेशन के चलते स्टॉक लिमिट लगा दी गई पल्सेस में और इम्पोर्ट को भी बढ़ा दिया गया पल्सेस के। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
यहाँ पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे सक्सेस स्टोरी सक्सेस ट्रैप। तो ये चाइना के बारे में है कि चाइना की इकोनॉमिक अचीवमेंट्स तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़ी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना ज्यादा हुआ। तो उसकी सक्सेस स्टोरी कैसे एक ट्रैप बन गई है चाइना की, उस बारे में। तो कंट्री जिसने बहुत ज्यादा ऑपरेशन झेला मल्टीपल कॉलोनियल पावर्स के द्वारा, उस एक्सट्रीम पॉवर्टी झेली, फ्रीक्वेंट फेमाइन से, लेकिन उसके बाद वो कंट्री आज ग्लोबल पावर बन गया है। 800 मिलियन को उसने एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो विक्ट्री जो है सीपीसी लेड रिवॉल्यूशन की, जो फाउंड हुआ था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड द लॉन्चिंग ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि 1978 में लिए गए, वो मेजर लैंडमार्क्स हैं कि चाइना की स्टोरी कैसी रही है। चाइना ने पैंडेमिक को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया, और हमने देख रहा है अभी मार्च में उन्होंने एक मिशन भी भेज दिया, साथ में अपना एक स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं। तो व्हाट सीम्स टू बी द रनिंग थ्रेड। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला कि चाइना में लीडरशिप जो भी हो, उनका मेन एम यही रहता था। चाइना की पर्टिकुलर एम है कि उसे उसे पाना है, उसका मेन एम है, इट इज द कमिटमेंट टू बिल्डिंग चाइना इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन, कि वो चाइना को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में बनाना चाहते हैं जो वेस्ट के साथ कॉम्पीट कर सके। ये गोल 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स ने सेट किया था, और वही गोल उनका इररिस्पेक्टिव ऑफ लीडरशिप सेम गोल रहा है। तो Xi has pursued a determined policy of establishing the party's direct role in every aspect of decision making। यहाँ तक कि एनकरेज किया आइडियोलॉजिकल लाइन अपने ही नाम पे, जैसे उन्होंने जी जिनपिंग थॉट इन अ न्यू एरा, ये सारी चीजें। तो अब उनके कुछ हम इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी, रीफोकसिंग द इकोनॉमी टुवर्ड्स डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो वो अपनी इकोनॉमी को बोलती है डोमेस्टिक कंजम्पशन करो, और साथ ही साथ सिलेक्टिव गुड्स बनाते हैं एक्सपोर्ट के लिए फॉर द ग्लोबल मार्केट, डुअल सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसमें मेक इन चाइना को भी प्रमोट करते हैं, साथ ही उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ता है टुवर्ड्स इनोवेटिव 5th एंड 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी। अब ऑथर ने बोला इससे हम देखते हैं जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जिससे वो कॉम्पीट करते हैं। तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही जल्दी अभी क्रिटिकल स्क्रूटनी में थी कि उन्होंने कितना डैमेज किया है नेचुरल इन्वायरमेंट, और सोशल इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा बढ़ी है, रीजनल डिस्पैरिटीज कितनी ज्यादा बढ़ी है इन सारे डेवलपमेंट के चलते। तो फॉल्ट लाइन्स दैट हैव बिकम शार्पर इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के चलते ये सारी फॉल्ट लाइन्स और दिखने लगी हैं। तो चाइना का जो परसिस्टेंट वेस्टर्न पाथ है वो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम चाइना को देखें तो चाइना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ही है, इकोनॉमी तो है, लेकिन उसने यूएस को भी ओवरटेक कर देगा 2036 तक। तो इट हैज इनफैक्ट सरपास द यूएस इन मेनी एरियाज ऑफ हाईटेक, और अभी तक वो यूएस को काफी एरियाज में सरपास कर भी चुका है। सो मच सो दैट प्रेसिडेंट बाइडेन हैज अनाउंस्ड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनिंग यूएस डोमिनेंस इन दीज कंसर्न फील्ड्स। तो ऑथर ने बोला जब हु जिंटाओ ने सक्सीड किया था जियांग को 2002 में, तो तभी से प्रॉब्लम दिखने लगी थी वहां पर इनकम इनक्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, रूरल अर्बन गैप कैसे बढ़ रहे हैं, साथ ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके बारे में डिस्कशन भी शुरू हो गए थे। जो चाइना का कार्बन एमिशन है उसने यूएस को सरपास कर दिया था 2009 में, और गिनी कोफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करता है वो भी लगभग 43 एंड 49 के बीच में रहा फॉर द पास्ट डेकेड। तो हु जिंटाओ regime took several initiatives packaged as building a harmonious society। उन्होंने बोला हम चाइना को ब्यूटीफुल कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे, एंटी पोल्यूशन के लिए कुछ मेजर्स लेंगे, एनर्जी सेविंग मेजर्स लेंगे, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव है उसकी वजह से जो चाइना है वो वर्ल्ड का टॉप कार्बन इमिटर है। रूरल अर्बन इनकम गैप चाइना में बहुत ज्यादा है, जो एवरेज अर्बन इनकम है वो नियरली 5 टाइम्स है रूरल के कंपैरिजन में। तो वाइल बेटर लिविंग कंडीशंस हैव ग्रेटली बेनिफिटेड द लाइव्स ऑफ वुमेन एट होम, जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें पेट्रियार्कल डोमिनेशन दिखता है। तो जो चाइना की सक्सेस स्टोरी वो एक सक्सेस ट्रैप पे बन गई है। तो coming to power after the 2008 global economic crisis, which brought the weakness of the Western system into sharp relief, he has affirmed that China's economic success means that it's a legitimate big player। तो चाइना को एक मॉडरेटली प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने के लिए जरूरत है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और लार्जर प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो, जो कि मोर एक्सप्लिसिट हो इन द गोल set for the second centenary in 2049, building China into a great modern strong prosperous socialist country। तो जो चाइना की इनइक्वालिटी है और जो एनवायरमेंटल डैमेज है उससे वो कैसे डील करेंगे, ये वाली बात है कि चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर बन गया है यहाँ पे इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 के समिट में ये बोला था कि वन अर्थ वन हेल्थ होना चाहिए। तो ऑथर ने बोला ये बहुत ही आयरॉनिक बात है, जिस देश के प्रधानमंत्री ने सेम रेट नहीं रखे वैक्सीन के, वो वन अर्थ वन हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो दिस इज आयरॉनिक सिंस ही वाज नॉन कमिटेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन इंश्योरिंग इवनली प्राइस्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो ऑथर ने बोला ये फिर ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि फिर उनकी आइडियोलॉजी तो ऐसी नहीं है कि वो एक सेम चीज चाहते हैं। तो ऑथर ने बोला इसलिए हो सकता है जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके उनके साथ वो बॉन होमी दिखाना चाहते हैं।
द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और ऑथर ने बोला ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो नॉन अलाइन मूवमेंट की कोई भी मीटिंग्स में उनकी हर बार एब्सेंस देखी गई है। उन्होंने इस बार वर्चुअल मीटिंग अटेंड की थी, बस नेम की कॉन्टैक्ट ग्रुप की, वो भी इसलिए की थी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के लिए, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही आर्टिकल 370 के एबॉलिशन और सिडिशन लॉस का यूज करने के तरीके से। तो दो चीजें हो सकती हैं कि दो वजह से ऐसा हो रहा। पहला, डेमागोजी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग इन हिज फॉलोअर्स प्रोपेयरिंग हिज अनसस्टेनेबल लार्जर देन द लाइफ इमेज। पहली तो उनकी जो इमेज ऐसी पोर्ट्रे की जाती है कि वो लार्जर देन लाइफ है। दूसरी बात ये, जो ग्लोबल स्ट्रक्चरल क्राइसिस है कैपिटलिज्म की, उसकी वजह से। ये क्राइसिस इनहेरेंट है कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में हमेशा से एक क्राइसिस देखी गई है, उसके स्ट्रक्चर में एक क्राइसिस है। जो मोनोपोली कैपिटल है वो ज्यादा, जो कैपिटलिज्म है वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाया, बहुत ही नॉमिनल रिटर्न्स दे पाया। तो हायर रिटर्न्स के चलते जो इन्वेस्टमेंट है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में आया। तो डेवलपिंग वर्ल्ड में जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया तो उसके कारण प्राइवेटाइजेशन हुआ और लोगों की एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया। लोगों की एक्सप्लॉइटेशन बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पुअर वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो जो एंजाइटी थी वर्किंग क्लास में वो बहुत ज्यादा होने लगी। तो उनको कैसा शांत कराया जाए, तो फिर ऐसी स्पीचें दी जाती हैं ताकि लोगों की एंजाइटी शांत हो। उनको बोला, मतलब बहुत लार्जर देन द लाइफ इमेज दिखा दी गई प्रधानमंत्री की, तो इससे लोग अपनी चीजें भूल जाते हैं और इन सारी बातों में लग जाते हैं। तो आइडियोलॉजिकल रिलायंस ऑन द फ्री मार्केट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द न्यू लिबरल डॉक्ट्रिन। तो न्यू लिबरल डॉक्ट्रिन आई, उसमें बोला कि हम फ्री मार्केट को प्रमोट करेंगे। फिर लॉफ्टी जो क्लेम्स थे, ग्लोबली इंटीग्रेटेड, जब फ्री मार्केट होंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, जब ऊपर प्रॉस्पेरिटी आएगी तो नीचे वाले लोगों में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ट्रिकल डाउन अप्रोच की बात की गई, लेकिन हम देख रहे हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच जैसी कोई चीज नहीं हुई। और लास्ट 5 डेकेड्स में जो इनकम इनक्वालिटी वो सिर्फ बढ़ी ही है। आर्मिंग लेवल्स ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में 1% जो पॉपुलेशन है वो 58% वेल्थ को ओन करती है। तो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये सारे हॉलमार्क्स हैं न्यू लिबरलिज्म के। जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेव है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है हाई रिटर्न के उसमें, उसकी वजह से और ज्यादा अनसर्टेन फ्री मार्केट होता है। जो इंडियन स्टेट है अंडर मोदी हैज बीन मोर देन हैप्पी टू फैसिलिटेट कैपिटलिस्ट एज दे एक्रू सुपर प्रॉफिट्स। ऑथर का ये कहना है जो मोदी के अंदर इंडियन स्टेट है वो और ज्यादा कैपिटलिस्ट को फैसिलिटेट करता है कि उसके यहाँ कैपिटलिस्ट आए ताकि वो सुपर प्रॉफिट्स एक्रू कर सकें। तो द बैंड वैगनिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल बिहाइंड वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो ऑथर का ये कहना है जो अभी प्रेजेंट रिजीम है वो क्या करती है, इंडियन पीपल का इंटरेस्ट दिखाती है, बट मेनली वो वेस्टर्न इकोनॉमीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हैज नॉट ओनली इंक्रीज इकोनॉमिक हार्डशिप बट ऑल्सो कर्टेल डेमोक्रेसी। और इसकी वजह से डेमोक्रेसी भी कर्टेल हुई। वो कैसे, क्योंकि लोगों को पब्लिक हेल्थ नहीं मिलती है, सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से, एजुकेशन नहीं मिल रहा, हाउसिंग नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और ये सब कुछ एल्यूसिव हो गए। क्योंकि हम देख रहे हैं हर चीज को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, पीएसयू को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, नेशनल एसेट्स को बेचने की बात की जा रही है, फाइनेंशियल क्वेश्चन जो कि आरबीआई एलआईसीज है उनकी वीकनिंग हो रही है। तो वॉट एवर वी सी अराउंड अस, तो हम देख रहे हैं हमारे आसपास सिर्फ डिजीज, डेथ, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें ही देखते हैं। तो इसका एक ही लॉजिक होता है, जो करंट रिजीम है वो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। तो जो इंक्लिनेशन है इंडियन पॉलिटी का एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की तरफ, जो कि बहुत ही डेट्रीमेंटल है राइट और इंटरेस्ट जो इंडियन वर्किंग क्लास ऑफ फार्मर्स है। जो सब्जुकेशन है इंडियन इंटरेस्ट का टू द यूएस इन मैटर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज इंक्रीजिंगली पुशिंग इंडिया टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंटल एंड गारंटर ऑफ द अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन। तो ऑथर का ये भी कहना है जो इंडियन इंटरेस्ट अपने आप को यूएस के करीब दिखाते हैं, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट के गारंटर बनते जा रहे हैं, और हमारी रिलेशनशिप जो चाइना, रशिया, जो हमारे टाइम टेस्टेड एलाइज है उनके साथ खराब हो रही है, जैसे रशिया हमारा टाइम टेस्टेड एलाई है। तो ऑथर ने बोला इन दिस बैकड्रॉप इंडिया शुड अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए और ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को चैंपियन करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न पावर्स और यूएस का जो एजेंडा उसके आगे हम अपने घुटने टेकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आर्टिकल है कि जैसे अभी एक्स ऑफिसर्स कुछ भी बोलते हैं गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के बारे में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था कि आप कुछ भी पब्लिश करोगे तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है। तो ऑथर ने बोला कि सेंटर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स स्पीक अगेंस्ट इट्स पॉलिसी रादर देन यूज पेंशन रूल्स टू गैग देम। तो पहले सेंटर को ये समझने की जरूरत है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ऐसी बातें बोल क्यों रहे हैं, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, ना कि वो पेंशन रूल्स का यूज करें उनकी बातों को गैग करने के लिए। तो ऑथर ने बोला जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया ऑफिसर्स को जो भी रिटायर्ड हुए किसी भी लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से कि वो कोई भी चीज पब्लिश नहीं करेंगे बिना क्लियरेंस लिए गवर्नमेंट से। तो इसमें बैन कर दिया डिस्कशन ऑन द डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ स्पीकिंग, डू नॉट स्पिल द बेंस। तो मोर इंपॉर्टेंट ये है
कि वो इस ऑर्डर के तहत तो वो ये बताना चाह रहे थे कि जो भी एक्सपर्टीज और नॉलेज उन्होंने गेन की है अपने करियर में, तो वो ऐसे पब्लिश करके ना बताएं। तो द मोर इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन इज ऑन रिवीलिंग एनी एक्सपर्टीज और नॉलेज गेन बाय वर्च्यू वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्लॉज उन्होंने जो अपने ऑर्डर में रखा था वो रखता था सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को बताई जाती है। पर ऑथर ने बोला जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो प्रेजेंट रिजीम है, वो कोई चांस नहीं लेना चाहती रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा भी, और स्टर्नली उनको ये बोलती है कि अगर वो ऐसी कोई भी चीज बोलेंगे जो कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को, इंडिया को इफेक्ट करेगी, तो फिर उनकी पेंशन को रोका जा सकता है, ये सारी चीजें। तो ऑथर ने बोला ये बहुत ही अनयूजुअल है गवर्नमेंट के द्वारा कितना एक्सप्लिसिट होके ये बात बोलना। अब जैसे कि देखा जाए जो नोटिफिकेशन आया है वो सेंट्रल पेंशन रूल्स को अमेंड करता है, और वो ये बोलता है कि जो भी ऐसी गवर्नमेंट के रूल्स को डिफाई करेगा तो उसकी पेंशन को विथहोल्ड कर लिया जाएगा। पर ऑथर ने बोला जो पेंशन होती है वो कोई रिवॉर्ड नहीं होती जो आप उसे रोक दोगे, ये एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है और ये राइट की तरह आता है, तो स्टेट को देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताया जिसमें ये बोला है जो राइट टू पेंशन है वो कभी भी लिया नहीं जा सकता मेयर एग्जीक्यूटिव फिएट या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि पेंशन और ग्रेचुटीज कोई बाउंटी नहीं है या फिर जेनरोसिटी के द्वारा नहीं दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस इंसान ने अपनी जिंदगी भर की सर्विस दी है स्टेट को, और ये वर्च्यू है कि उसको पेंशन मिलनी चाहिए। तो एन एम्प्लॉय अर्न्स दोज बेनिफिट्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज लॉन्ग कंटिन्यूअस फेथफुल एंड अनब्लेमिश सर्विस। तो दिस डज नॉट ऑफ कोर्स एंटाइटल और रिटायर्ड ऑफिसर टू एंडेंजर द नेशन सिक्योरिटी। लेकिन ऑथर बोल रहा है मैं इस बात से ये प्रूव नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है उनकी पेंशन मत रोको, बाकी जो उनको बोलना है वो बोलने दो। ऑथर ने बोला इससे नेशन सिक्योरिटी को एंडेंजर करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट श्योरली जिसने इतने साल काम किया वो इतना मेच्योर तो होगा कि मुझे क्या चीजें बोलनी चाहिए क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, और उसे इसका भी अंतर पता होगा कि जेन्युइन प्रोटेस्ट क्या होता है, सिडिशन क्या होते हैं। जैसे कि उन्होंने इंटेलिजेंस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्कैम्स बस्ट किए होंगे, तो हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी हजार्ड वाली बात आ सकती है, वो लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी हजार्ड की बात थी या नहीं थी। होल्डिंग अ व्यू कंट्रेरी टू द गवर्नमेंट्स प्रिवेलिंग नैरेटिव कैन श्योरली नॉट बी इक्वेटेड विद ट्रेचरी। तो जो गवर्नमेंट का एक प्रिवेलिंग नैरेटिव अगर आप उसके अगेंस्ट कोई बात बोलते हो तो ये नहीं बोल सकते कि आप ट्रेचरी कर रहे हो। तो जैसे गवर्नमेंट इसको इक्वेट कर दे रही ट्रेचरी के साथ, तो बिल्कुल गलत बात है। सम मे फील दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अ सिक्योरिटी सिस्टम, लेकिन ऑथर ने बोला कि कुछ को ये भी लग सकता है कि अगर वो अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस बताएं या फिर किसी पॉलिसी अगेंस्ट बोले तो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे पुलवामा में इतना टाइटली कंट्रोल जोन था, इतनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी वहां पर अटैक कैसे हो गया। तो लेट अस रिमेंबर दैट विद करंट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी जो एनिमी सैटेलाइट है वो सिर्फ मूविंग ट्रक्स को भी नहीं देख सकती, यहाँ तक कि नंबर प्लेट्स तक को आइडेंटिफाई कर सकती। तो जो ऑर्डर्स कॉलोनियल टाइम्स में थे वो अब सफाइस नहीं करेंगे, तो वो सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब ये सारे जो ऑफिसर्स होंगे अपनी चीजों को बयान करेंगे। तो देर इज नो डाउट दैट देर इज अलार्म ओवर वेदर रिटायर्ड ऑफिसर्स आर टॉकिंग टू मच। तो ये डाउट तो चलता है कि जो ऑफिसर्स है वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो बहुत सारी येलो और रेड कार्ड दिखा रहे हैं रिजीम्स वेरियस एक्ट्स ऑफ ऑमिशन एंड कमीशन। The counter strategy to muster obliging retired bureaucrats and diplomats to speak in the government's favor and attack their former colleagues has not been a box office hit. So it may certainly have been more productive if the government tried to understand what drives such large numbers of retired secretaries. तो ऑथर ने बोला कि गवर्नमेंट को ये समझने की जरूरत है कि इतने सारे रिटायर्ड सेक्रेटरीज, एम्बेसडर्स, डायरेक्टर जनरल जो पुलिस के हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, ना कि उनकी आवाज बंद कराने की कोशिश करे गवर्नमेंट। तो आफ्टर ऑल टिल रिसेंटली देखा गया जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है उनको कोई मतलब नहीं होता था, एक बार वो रिटायर हो जाते थे वो अपने आराम से गोल्फ खेल रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि पॉलिसीज क्या चल रही है। लेकिन अभी हमने देखा रीसेंट टाइम्स में ये सारी चीजें हुई हैं। तो इवन नाउ द वास्ट मेजोरिटी जो होती है वो मुंह बंद रखती, वो नहीं बोलना चाहती है, ना ही वो ऐसे ट्रेंड होती है, वो पूरे साल जिंदगी भर यही ट्रेंड होती है कि उसमें कुछ नहीं बोलना है। तो मेनी ब्यूरोक्रेट्स श्योरली नो बेटर देन द पब्लिक व्हाट बेनिफिट्स एक्रू फ्रॉम साइलेंस एंड एक्विज। द रिस्क ऑफ कंटेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ हाई। तो अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं तो रिस्क तो हाई, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जानने की जरूरत है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में चलेंगे। पहला आर्टिकल ये कि प्रेग्नेंट वुमेन जो वैक्सीन ले रही हैं तो उसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं या फिर कितने केसेस खराब हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें कि कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितना 90% से ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें अब हम ये पढ़ेंगे। इन लेह एंड कारगिल डिफरेंट रीजंस टू अपोज लद्दाख करंट स्टेटस। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो लद्दाख के बारे में कि जो लेह और कारगिल लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट है उन दोनों की डिमांड्स अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है? तो जो लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो अगस्त 2019 की वजह से जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया था लद्दाख, तो जो कारगिल है वहां पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो शिया पॉपुलेशन है। तो उनका ये मानना था कि उनको जम्मू कश्मीर का ही पार्ट रहने देना चाहिए और उनका स्पेशल स्टेटस वापस से रिस्टोर कर देना चाहिए ताकि कारगिल पीपल के जो राइट्स हैं वो रिस्टोर हो जाए। लेकिन जो दूसरा है
ले वहां पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का टाइप है वो अलग है, उसकी वजह से इनकी डिमांड्स भी अलग हैं। तो ऑपोजिशन फ्रॉम ले केम लेटर, अ यूटी फॉर लद्दाख हैड बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड इन बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले विच बिलीव्ड इट वाज मार्जिनलाइज्ड इन द लार्जर स्टेट ऑफ जेएंडके। तो लद्दाख का ये मानना था कि वो जम्मू कश्मीर जैसे बड़े स्टेट में वो मार्जिनलाइज हो गए थे, इसलिए उनको एक अलग यूटी की तो जरूरत थी, तो ये तो उनकी पहले से डिमांड थी। लेकिन अभी व्हाट बोथ लद्दाख डिस्ट्रिक्ट फियर इज दैट एलिनेशन ऑफ लैंड, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज एंड चेंज इन डेमोग्राफी। तो अभी जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है उनको ये डर है कि उनके कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए लेह और कारगिल के पास सेपरेट ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स तो हैं, लेकिन उनके पास ज्यादातर लेजिस्लेटिव पावर्स है नहीं। तो काउंसिल को इलेक्ट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेकिन अगर रियल पावर्स देखो तो उनके पास बहुत कम है, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगी पावर। तो इसीलिए वहां पर एक पीपल्स मूवमेंट फॉर सिक्स शेड्यूल शुरू हुआ था, जिसमें वो चाहते थे कि सिक्स शेड्यूल में जो लद्दाख है उसे इंक्लूड कर दिया जाए। तो मॉडल ऑन द लाइज ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इन असम, तो सिक्स शेड्यूल एक प्रोविजन है जो आर्टिकल 224A में है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बनाया गया था ऑटोनोमस ट्राइबल रीजन इन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और हिल्स के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती है जो कि हिल काउंसिल होती है। तो ये चाहते थे इनको सिक्स शेड्यूल में प्रोटेक्शन दे दिया जाए, लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि ऐसे इनको प्रोटेक्शन मिल नहीं पा रही, तो इन्होंने अपनी डिमांड को अप कर दिया। अब ये चाहते हैं कि इनको यूटी में मिले लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी जब प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी जम्मू कश्मीर के लीडर्स के साथ, तो उसके बाद ही एमओएस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है रेड्डी, उनके साथ भी इनकी बात हुई। तो लद्दाख ने अपनी डिमांड्स बताई। उनकी डिमांड ये है कि उनके स्पेशल स्टेटस चाहिए, आर्टिकल 35 और 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही उनका जो चीजें हैं वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि उनका लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। देयर हैज बीन सम डिस्क्वाइट इन ले एट हाउ द होम मिनिस्ट्री सीम्स टू बी डीलिंग विद द पॉलिटिकल लीडरशिप। अब इस बात में भी डिस्क्वाइट है, जैसे होम मिनिस्ट्री है वो ले और कारगिल से अलग अलग डील कर रही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन होम मिनिस्ट्री को दोनों के साथ एक साथ डील करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख अब एक यूटी है, तो दोनों की डिमांड्स को एक तरीके से नेगोशिएट करने की कोशिश करना चाहिए। अब यूएस ने अफगान बेस को छोड़कर जा रहा हो, यूएस ने लास्ट अफगान बेस को भी छोड़ दिया इफेक्टिवली, अब अपने ऑपरेशंस एंड कर दिए हैं। तो यूएस ट्रूप्स ने अब अपने आप को बाहर निकाल दिया अफगानिस्तान से। तो जो उनका अभी जिस बेस से निकाला उसका नाम है बैग्राम। तो इसकी लोकेशन अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का लार्जेस्ट एयर बेस है। तो अब वहां से यूएस ट्रूप्स जा रहे हैं, वहां पे जो अफगान मिलिट्री होगी, अब वहां पे अफगान मिलिट्री प्रोटेक्शन देगी। तो द क्लोजर इफेक्टिवली मीन्स दैट मेजर यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान आर ऑल बट ओवर। तो अफगान मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट करेगी और टेररिज्म को कॉम्बैट करेगी। तो जो बेग्राम एयरफील्ड है वो सोवियत यूनियन ने बनाया था 1950s में। उसके बाद जब सोवियत ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था तो उन्होंने इसे अपना मेन बेस बना लिया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लड़ाई फाइटिंग की वजह से ये रबल में कन्वर्ट हो गया था। बाद में तालिबान और राइवल मिलिशियास की वजह से रबल में कन्वर्ट हो गया। फिर बाद में यूएस ने टुक ओवर किया था इस बेस को 2001 में। फिर ये वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस हो गया, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन गया। अब वहां से जब यूएस ट्रूप्स जा रहे तो अब अफगान मिलिट्री से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी और तालिबान इंसर्जेंसी को थ्वाट करने की कोशिश करेगी। अब चाइना bolster न्यूक्लियर ऑप्शंस विद न्यू मिसाइल सिलोस इन डेजर्ट। तो यूएस रिसर्चर्स ने ऐसा पता लगाया है और कंस्ट्रक्शन साइट आइडेंटिफाई की है। 119 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा रही है इन अ डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, और ये इंडिकेट कर रहा है दैट द कंट्री इज कैरिंग आउट प्लान्स टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए लगभग 119 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। एक डेजर्ट है नॉर्थ वेस्ट चाइना में, वहां पर। तो रिसर्चर्स ने स्पॉट किया कंस्ट्रक्शन साइट की, यहाँ पर कमर्शियल सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि यहाँ पे चाइना अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। तो इसके चलते हो सकता है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो चाइना के साथ किसी स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल नेगोशिएशंस में आए, जो कि अभी तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में थी। तो हो सकता है कि अभी चाइना के साथ भी हो, क्योंकि चाइना अगर अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा तो एक न्यूक्लियर कॉम्पिटिशन होने लगेगा, सारे कंट्रीज फिर अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसे रोकने के लिए एक डील होना बहुत जरूरी है अमेरिका और चाइना के बीच में। तो चाइना के पास अप्रोक्सीमेटली 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर यूएस से कंपेयर करो तो बहुत कम है, क्योंकि यूएस के पास 5550 है और रशिया के पास 6255 है। और ये किससे पता चला है? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा से पता चला है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फेसबुक की फर्स्ट मंथली रिपोर्ट आ गई है। तो अभी सोशल मीडिया जो गाइडलाइंस थी उसमें ये जो बिग टेक जायंट्स थे जिनके पास 50 लाख से ज्यादा, 50 मिलियन से ज्यादा यूजर बेस है, तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हर रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी एक एक महीने पे कि उन्होंने कितना कंटेंट, जो खराब कंटेंट था, ये न्यूडिटी को प्रमोट करता था, तो कितना कंटेंट उन्होंने अपनी वेबसाइट से हटाया है। तो यहाँ पे ग्लोबल सोशल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट फेसबुक took proactive action against 1.8 million pieces of content containing adult nudity and sexual activity, 2.45 million pieces on violent and
ग्राफिक कंटेंट, तो ये किसके उसमें हटाए, तो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स बोर्ड में उनको ये काम करना था, तो उन्होंने किया और अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश की है। तो उन्होंने ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इन सारी चीजों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी ने उनकी रिपोर्ट थी कि ये कंटेंट हटाने की जरूरत है, इसके लिए रिपोर्ट आई है, तो ये सारी चीजें की उन्होंने। तो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के अनुसार जिसका भी कोई भी इंटरमीडिएट जिसका भी बेस 50 लाख यूजर से ज्यादा है, मैंने शायद 50 मिलियन बोल दिया था, 50 लाख यूजर से ज्यादा है, तो उसको पब्लिश करने की जरूरत है मंथली रिपोर्ट्स, जिसमें वो डिटेल्स मेंशन करेगा कि कितनी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट उसने एक्शन लिए, कितना ऐसा कंटेंट हटाया अपनी साइट से। तो वी आर इंक्रीजिंगली यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो इन कॉन्ग्लोमरेट्स का कहना है फेसबुक का कि हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ऐसे वॉयलेटिंग कंटेंट को अपनी साइट से हटाने के लिए, लेकिन जो बुलिंग और हैरेसमेंट का कंटेंट है उसको हटाने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि बुलिंग और हैरेसमेंट बहुत ही ज्यादा कॉन्टेक्चुअल है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इसे नहीं हटा सकते। आप एडल्ट या न्यूडिटी कंटेंट तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन जो हैरेसमेंट और बुलिंग का कंटेंट इसको नहीं कर सकते। इसके लिए ये बहुत ही हाईली पर्सनल होती है कि अगर इंस्टेंसेस आते हैं कोई रिपोर्ट करता है ऐसा बिहेवियर, तभी हम इसे रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए उसमें बहुत ही लो कन्विक्शन है कि वो हटा पा रहे हैं नहीं हटा पा रहे हैं ऐसे कंटेंट को। अब यहाँ पे ये है हाई वैल्यू सेक्टर शिप मोर हेल्प जून एक्सपोर्ट 447%। तो कंट्री के एक्सपोर्ट जो गुड्स के हैं वो 47% रोज हुए हैं क्योंकि हाई वैल्यू सेक्टर्स में थोड़ा ज्यादा एक्सपोर्ट हुए, लेकिन उसके बाद भी इंडिया नेट इंपोर्टर है जून 2021 में, और ट्रेड डेफिसिट 9.4 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि इंडिया नेट एक्सपोर्टर था जून 2020 में, लेकिन इस बार इंडिया नेट इंपोर्टर है। तो कंट्री ऑल्सो मैनेज टू रीच अ हिस्टोरिक लेवल ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, लेकिन हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स में हमने एक ऐतिहासिक सीमा को छू लिया है जिसमें हमने 95.36 बिलियन डॉलर लगभग अप्रैल और जून में एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे इंडिया बैक्स ओईसीडी G20 टैक्स डील। तो ओईसीडी की G20 टैक्स डील में इंडिया ने बैक किया है। तो इस बार में ओईसीडी का जो ये है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, उसमें एक कंसेंसस दिख रहा है जिसमें ये है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत दिक्कत हो रही टैक्स करने में, क्योंकि जो गूगल है फॉर एग्जांपल बोल देता है कि ये जो हमारा डेटा ये तो सर्वर पे और ये हमारे सर्वर यूएस में, तो हम इंडिया पे टैक्स नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें, तो इन लूप होल्स को दूर करने के लिए बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग लेकर आया गया था, ताकि डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से जो सरकारें टैक्स नहीं भर पा रही थी तो उनको टैक्स लेने के लिए थोड़े एक क्लियर प्रिंसिपल्स बनाए जाए। तो इसमें दो चीजें की गई हैं। तो न्यू फ्रेमवर्क ऑल्सो सीक्स टू एड्रेस कंसर्न्स ओवर क्रॉस बॉर्डर प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड ब्रिंग इन सब्जेक्ट टू टैक्स रूल टू स्टॉप ट्रीटी शॉपिंग। द प्रोपोज सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट ये है जो एडिशनल शेयर होगा, जहां से जिस मार्केट जुरिस्डिक्शन से उस कंपनी ने पैसा कमाया उसको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, मिनिमम टैक्स तो हर कंपनी को देना पड़ेगा, सारे टैक्स रूल्स को मानना पड़ेगा। तो G20 ओईसीडी का बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, और इंडिया ने भी इसको बैक किया। अभी इसमें पूरे रूल्स नहीं आए, तो जब पूरे एक कंसेंसस एग्रीमेंट आ जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे जब भी न्यूज में आएगा। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।